नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक 6 फीट का डीएनए एक छोटे से नैनोमीटर के एक सेल के अंदर कैसे वो अरेंज हो जाता है, कैसे आपके जो भी आपके जेनेटिक मटेरियल होते हैं कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। एनेचुरेशन क्या होता है, डीनेचुरेशन क्या होता है, कैसे दो डीएनए के स्ट्रैंड्स आपस में अलग होते हैं, कैसे वो एंटी पैलेसिटी फॉर्म करते हैं और कैसे अपने जो उसके डायमीटर को कांस्टेंट रख पाते हैं। इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इन सब का आपको आज जवाब जानना है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इससे पहले हमारा चैनल शिक्षालय उसको सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें कि ऐसी ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। तो हम आज बात करने वाले हैं बेसिकली न्यूक्लिक एसिड के बारे में, जो कि क्या होता है हमारी हेरिडिटी का बेसिस होता है कि जो जीन होता है जो बेसिकली किसका पार्ट होता है, आपके डीएनए का पार्ट होता है, वो अपने आप को प्रोटीन के रूप में एक्सप्रेस करता है और जिससे हमारी आउटर फॉर्मेशन यानी आउटर अपीयरेंस को वो बना सकता है। तो अब हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजनस बेस के बारे में। तो नाइट्रोजनस बेस बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडीन। अब फिर इनमें जो आगे और ब्रांचिंग होती है, फर्दर ब्रांचिंग होती है। फर्दर ब्रांचिंग में जो आपका प्यूरिन होता है वो बेसिकली आपको मैं ये बताता हूँ कि आपका बाईसाइक्लिक होता है। एक आपका 6 मेंबर रिंग होती है और दूसरी आपकी होती है 5 मेंबर रिंग होती है, ठीक है। और इसके अंदर भी 2 टाइप होते हैं आपको, एक होता है एडेनिन, एक होता है गुआनिन। इनके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि इस लेवल पे स्ट्रक्चर की कोई भी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब हम बात करते हैं पिरिमिडीन के बारे में। पिरिमिडीन में बेसिकली कितने होते हैं, तो आपके 3 होते हैं। द फर्स्ट वन इज साइटोसिन, द सेकंड वन इज थाइमिन और ये यूरासिल है। इसको मैं एक बॉक्स में रख देता हूँ, इसलिए कर देता हूँ कि अगर आप डीएनए के बारे में पढ़ रहे हो, बेसिकली हम यहाँ पे डीएनए आरएनए दोनों के बारे में पढ़ लें, तो डीएनए में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बस आपको एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन और थाइमिन मिलेगा। लेकिन अगर हम आरएनए की बात करें तो वहाँ पे ये जो थाइमिन होंगे वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे आपके यूरासिल से। जी हाँ, वहाँ पे आपके थाइमिन की जगह यूरासिल होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली जो आपका डीएनए होता है वो फॉर्म कैसे होता है। तो सर वो बेसिकली 2 टाइप से फॉर्म होता है। पहले आपका न्यूक्लियोसाइड फॉर्म होता है, देन न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है और न्यूक्लियोटाइड आपस में उसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है और काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं। फिर उसके आगे एक और चेन आपस में जुड़ती है और ऐसे आपका डबल हेलिक्स डीएनए पूरा फॉर्म हो जाता है। तो हम अब बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड कैसे फॉर्म होता है। तो न्यूक्लियोसाइड यहाँ पे आप देखेंगे साइड लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे एक बात तो पक्की है कि यहाँ पे शुगर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है और यहाँ पे ये N मतलब नाइट्रोजनस बेस प्लस आपका साइड मतलब नाइट्रोजनस बेस का और आपके जो शुगर है उसका कॉम्बिनेशन से क्या बनने वाला है, आपका न्यूक्लियोसाइड बनने वाला है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस एंड अ शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में जो आपका शुगर होगा वो पेंटोस शुगर होगा, मैंने पहले ही बता दिया। और पेंटोस शुगर का नाम क्या था, राइबोज। और राइबोज जो होगा वो आपके आरएनए के अंदर होगा और जो डीऑक्सी राइबोज होगा वो आपके डीएनए के अंदर होगा। और डीऑक्सी राइबोज को पहचानने की ट्रिक क्या है, तो आराम से ट्रिक है। अगर मैं आपके नंबरिंग कर दूँ 1 2 3 4 5 कार्बन होंगे, हम सबको पता है फ्यूरानोज स्ट्रक्चर है और ये कौन सा है, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी राइबोज का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जब सेकंड आपका जो कार्बन है वहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, आपके डीऑक्सीराइबोज के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा और जो कि डीएनए का फॉर्म करेगा। क्योंकि आपको पता है जो आरएनए है और डीएनए है दोनों के अंदर आपके पेंटोस शुगर होंगे, लेकिन आपके जो डीऑक्सीराइबोज होगा डीएनए में होगा और प्रॉपर राइबोज, और राइबोज में क्या होगा, यहाँ पे O जरूर होगा। अगर यहाँ पे O है और उसके साथ नाइट्रोजनस बेस अगर जुड़ा है तो वो आपका न्यूक्लियोसाइड होगा। किसका होगा, डीएनए का नहीं, आरएनए का होगा, ठीक है। तो इसके बारे में बात होगी न्यूक्लियोसाइड के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस उससे अटैच होगा तो उसका नाम क्या होगा, उसका नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अगर यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस पहले अटैच कैसे होगा ये हम बात करते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस, पहली बात आपको एकदम माइंड के अंदर क्लियर कर लेनी है कि नाइट्रोजनस बेस हमेशा फर्स्ट कार्बन पे ही आके अटैच होगा। जी हाँ, फर्स्ट कार्बन पे हमेशा अटैच होगा। और कैसे अटैच होगा, तो बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, वहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा और दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी। और जो नाइट्रोजनस बेस अगर आपका एडेनिन जुड़ा हुआ है तो एडिनोसाइन होगा, अगर ग्वानिन जुड़ेगा तो ग्वानियोसाइन होगा, आपका साइटोसिन जुड़ेगा तो साइटिडीन होगा, थाइमिन जुड़ेगा तो थाइमिडीन होगा और यूरासिल जुड़ेगा तो यूरिडीन होगा। ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। तो ये आपका बन गया न्यूक्लियोसाइड। लेकिन सर डीएनए क्या होता है, एक पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का, तो इसमें क्या चेंजेस होंगे, कहाँ पे आके फॉस्फेट जुड़ेगा कि आपका न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। तो आइए वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम पहले से ही जानते थे कि यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर को मिलाने से हमारा न्यूक्लियोसाइड बन गया था। लेकिन एक और चीज़ हमने यहाँ पे और जोड़ी है, वो आपकी फॉस्फेट जोड़ी है, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड जो H3PO4 था, मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि वहाँ पे स्टेरिफिकेशन करने पे वहाँ पे ईस्टर हमें मिला था।
तो यहाँ पे हम चीज़ों को और मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। हमें ये जरूरत नहीं है लिखने की कि हम नाइट्रोजनस बेस को जोड़ें, फिर शुगर को जोड़ें, फॉस्फेट को जोड़ें। सीधा का सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट को जोड़ देंगे और तो हमारा क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और न्यूक्लियोटाइड में फिर क्या होगी, आपकी ब्रांचिंग होगी, तो क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। लेकिन न्यूक्लियोटाइड अब फॉर्म कैसे होगा, इस पे बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड का पहली फॉर्मेशन पढ़ लिया कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो कार्बन था आपका रिंग कार्बन, उसके साथ बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से आपका क्या नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे अटैच्ड हो गया। वो आपका एडेनिन भी हो सकता है, वहाँ पे आपका ग्वानिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी जुड़ सकता है, थायमिन भी जुड़ सकता है, यूरासिल भी जुड़ सकता है। लेकिन यूरासिल कहाँ जुड़ेगा, हमेशा आरएनए में। जो आरएनए की चेन होगी वहीं पे यूरासिल होगा। अगर थायमिन जुड़ा है तो वो हमेशा डीएनए होगा। तो हम बात करते हैं फॉस्फेट आगे कहाँ जुड़ेगा। तो फॉस्फेट एक OH ग्रुप आपका किसके पास है, 5th नंबर कार्बन के पास है। तो 5th नंबर का कार्बन और आपका ये जो फॉस्फेट का OH है वो आपस में रिएक्शन करेंगे और वहाँ से आपके फॉस्फेट जुड़ जाएगा। जो कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से। किस बॉन्ड से, फॉस्फर ईस्टर बॉन्ड से। जब आपस में जुड़ जाएगा तो ये आपको क्या फॉर्म कर देगा, न्यूक्लियोटाइड फॉर्म कर देगा। और इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। जी हाँ, अब आप ये मुझसे पूछेंगे कि सर हमने ऐसे ही एक नाम एक और सुना है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो बेटा हम तुमको यह बताता हूँ कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, डीएनए की क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं। वो कैसे करते हैं कि वहाँ पे अगर तुम ध्यान से सुनो तो उसके नाम में ही छुपा हुआ है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, लेकिन ये क्या है, मोनोफॉस्फेट। ब्रांचिंग किसकी होती है डीएनए में, हमेशा मोनोफॉस्फेट की होती है, ट्राइफॉस्फेट की नहीं होती है। मतलब वहाँ पे आपके 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं और यहाँ पे बस आपका 1 फॉस्फेट ग्रुप है। तो अगर हम एटीपी को ग्वानियोसाइन ट्राइफॉस्फेट भी हो सकते हैं, साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट भी हो सकते हैं, उन्हीं की हेल्प से ब्रांचिंग करके पॉलीमराइजेशन की जाती है। लेकिन उसके लिए कोई भी प्रोसेस करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे। तो उस एनर्जी को लेने के लिए आप क्या करते हो, जो फॉस्फेट का बॉन्ड है उसको ब्रेक करते हो। और फॉस्फेट का बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो यहाँ पे 2 फॉस्फेट वहाँ से सेपरेट आउट होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिससे जाके आपकी पॉलीमराइजेशन होती है और आपका लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ डीएनए क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में बात करेंगे, हम डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने न्यूक्लियोटाइड के यहाँ पे फॉर्मेशन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं कि सर डीएनए हेलिक्स तो आपने पढ़ लिया कि ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये थोड़ा गंदा स्ट्रक्चर है, लेकिन इससे अच्छा ही होता है, लेकिन रिजेम्बलेंस दोनों की सेम होती है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, आपके 2 चेन्स होती हैं। तो 2 चेन्स न्यूक्लियोटाइड, अगर आप अब ये समझे कि एक न्यूक्लियोटाइड ये है, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड ये है, तो ये आपस में सर अरेंज कैसे होते हैं। अब बात ये, एक न्यूक्लियोटाइड तो बन गया, लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से आपस में अरेंज कैसे होता है, ये बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो देखो बेटा, इसमें होता ये है कि एक न्यूक्लियोटाइड आपका ये रहा, ठीक है। अब ये क्या करता है, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन या इसके एकदम खाली हैं, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन क्या करेगा, अब इसका ये जो 3rd नंबर का कार्बन है, सॉरी ये जो 3rd नंबर कार्बन है, इससे आके क्या होगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या थोड़ी सी चीज़ें पता चल रही हैं कि ये जो 3 प्राइम 5 प्राइम का मीनिंग क्या है, मैं बताता हूँ अब क्या है। अगर 3 प्राइम का मीनिंग ये है कि जो आपका शुगर का जो ये है आपका OH, वो यहाँ पे बॉन्ड नहीं हुआ है, तो वो किसको इंडिकेट करता है, 3 प्राइम को। और ये 5 प्राइम किसको इंडिकेट करता है, तो फॉस्फेट को, क्योंकि फॉस्फेट की वहाँ पे क्या हुई है, ब्रांचिंग नहीं हुई है। और 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं, तो फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। अब हम बात करेंगे इनके एनेचुरेशन और डीनेचुरेशन के बारे में। बेसिकली डीनेचुरेशन क्या होता है, देखिए ये जो होता है आपका डीएनए होता है वो काफ़ी आपका टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। अगर हम थोड़े से भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी वीक आपकी बॉन्डिंग होती है, जो कि थोड़े से टेम्परेचर राइज करने पे ही क्या होती है, सेपरेट आउट हो जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं। लेकिन डीएनए के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हमने कहाँ पे पढ़ा था, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था। वहाँ पे क्या पढ़ा था, एनेचुरेशन हुआ था। एनेचुरेशन का मीनिंग क्या होता है, फेवरेबल टेम्परेचर आने पे, मतलब 90 डिग्री सेल्सियस करने पे आपका डीनेचुरेशन हुआ। लेकिन जैसे ही आपका 30 डिग्री 35 डिग्री आया तो वापस से दोनों जो स्ट्रैंड थे डीएनए के वापस से आके अटैच हो गए, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर से हो गई, मतलब कि वो बायोलॉजिकली एक्टिव फिर से हो गए, जिसको हम क्या कहते हैं, एनेचुरेशन कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो आपने देखा 3 प्राइम 5 प्राइम बना दिया, तो ये जो है ये बेसिकली क्या होता है और ये जो बीच में क्या होता है।
तो हम अगर इसकी बात करें तो ये क्या होते हैं, ये फॉस्फेट और शुगर का बैकबोन बनाता है। कोई भी डीएनए का जो बैकबोन होता है वो शुगर और फॉस्फेट का बना होता है, और जो आप मैंने यहाँ पे ये बीफ जोड़ा है वो उसके इनसाइड में होता है। और एक और बात, अगर हम चारगाफ का प्रिंसिपल पढ़ें तो चारगाफ भैया ने ये कहा था कि ए हमेशा टी के साथ अटैच होगा। कैसे अटैच होगा, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और जी हमेशा सी के साथ अटैच होगा और जो क्या बनाएगा आपका 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब मुझसे तुम ये पूछोगे कि सर इनके बीच का डायमीटर जो होता है वो कैसे हमेशा नॉर्मल बना रहता है। वो इसलिए बना रहता है कि मैंने तुमको पहले ही बताया, जितने भी तुम्हारे क्या होते हैं, जितने भी तुम्हारे प्यूरिन्स होते हैं वो कहते हैं बाईसाइक्लिक होते हैं, ठीक है। और जो तुम्हारे जो पिरिमिडीन होते हैं वो तुम्हारे मोनोसाइक्लिक होते हैं, 6 मेंबर्ड की रिंग होती है। तो आप ये देखोगे कि टी ए जो क्या है आपका प्यूरिन है, और टी क्या है आपका पायरिमिडीन है, जी भी ये क्या है आपका प्यूरिन है, और सी भी क्या है आपका पिरिमिडीन है। और दोनों की आप कोई भी ए मतलब एडिनोसिन हो या गुआनिन हो, उनके बीच का जो डायमीटर होता है वो हमेशा सेम होता है। मतलब एक प्यूरिन जब पिरामिडीन से आपस में, हमेशा एक प्यूरिन हमेशा एक पिरामिडीन से ही जुड़ेगा। 2 प्यूरिन्स आपस में कभी भी नहीं जुड़ सकते हैं। लेकिन कुछ म्यूटेशंस जहाँ पे होते हैं वहाँ पे टी क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसको म्यूटेशन कॉज होता है और जिससे कैंसर और बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। लेकिन हमको इस लेवल पे वो सब चीज़ें नहीं पढ़नी, बस यही पढ़ना है कि ए हमेशा टी के साथ क्या होगा, ज्वाइन होगा, वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जी हमेशा जी के साथ बॉन्डिंग करेगा और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जिससे जो आपका जितना भी डायमीटर है वो कांस्टेंट बना रहेगा, और जिससे जो आपका क्या होगा डीएनए बायोलॉजिकली एक्टिविटी शो करता रहेगा। तो आज आपने डीएनए की सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। इससे ज़्यादा 12th में आपको डीएनए के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप बायोलॉजी में पढ़ोगे तो कुछ चीज़ें आपको जीन से रिलेटेड पढ़ सकते हैं, लेकिन इस लेवल पे केमिस्ट्री में डीएनए बस यहीं तक था। आज हमने अपना न्यूक्लिक एसिड खत्म कर दिया है। कल हम आपके साथ एक और नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। हैव अ गुड डे।